बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर सॉल्यूशंस को। एवरीडे लाइफ में हमारा वास्ता जिन कंपाउंड से पड़ता है उनका मोलर मास बहुत कम होता है। दे आर कॉल्ड लो मोलेकुलर वेट कंपाउंड, या इनको हम नॉन पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, ये नॉन पॉलीमर्स हैं। दे आर लो मोलर मास कंपाउंड। इनकी खूबी ये है कि ये जिस सॉल्वेंट में भी डिज़ोल्व हों, इनका सोल्यूशन बड़ा क्विकली बन जाता है। दे डिज़ोल्व वेरी क्विकली एंड देयर सॉल्यूशंस आर लेस विस्कस इवन एट हाई कंसंट्रेशन। यानी जो नॉन पॉलीमर्स हैं, जो लो मोलर मास के कंपाउंड हैं, इनका सॉल्यूशन बड़ा क्विकली बनता है। ये बड़ी जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, चाहे ये वाटर में डिज़ोल्व हों या किसी और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हों, ये क्विकली डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इनके सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन पर भी ज़्यादा विस्कस नहीं होते। पॉलीमर का केस इससे रिवर्स है। पॉलीमर स्लोली डिज़ोल्व होते हैं और इनके सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन पर भी विस्कस होते हैं। ये दो डिफरेंस हैं पॉलीमर और नॉन पॉलीमेरिक कंपाउंड के सॉल्यूशन के, कि नॉन पॉलीमेरिक कंपाउंड क्विकली डिज़ोल्व होते हैं और इनके सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन पर भी लेस विस्कस होते हैं, और पॉलीमर्स स्लोली डिज़ोल्व होते हैं और इनके सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन पर भी हाईली विस्कस होते हैं। तो पहले हम देखेंगे नॉन पॉलीमर्स के सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बड़ा क्विकली डिज़ोल्व हो जाता है। सोडियम क्लोराइड में NaCl के फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो जब हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को वाटर में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के साथ कोलाइड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सोडियम आयन और क्लोराइड आयन उस क्रिस्टल में से डिटैच होके वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो व्हेन वी पुट अ सॉल्ट क्रिस्टल इन वाटर and stir it gently, salt crystal reduce in size and finally disappear। यानी आपने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को जब वाटर में नहीं डाला था तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल साइज में अच्छा खासा होगा और विजिबल होगा, लेकिन जब आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करके थोड़ा सा स्टीरिंग करते हैं तो ये क्रिस्टल वाटर के अंदर डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद सारे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से अलहदा होकर वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक विद सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल एंड डिटैच फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम क्रिस्टल। वाटर के मॉलिक्यूल्स जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये इस क्रिस्टल में से सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स को सेपरेट कर देते हैं, या यूं कहना चाहिए कि दे सेपरेट सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन फ्रॉम क्रिस्टल। अब ये जो आयंस हैं, these sodium ions and chloride ions that are detached from sodium chloride crystal, these sodium ions and chloride ions leave the crystal lattice and disappear in water forming salt solution। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है और जब हम उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं तो ये डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाता है। इस प्रोसेस में डिसऑर्डर इंक्रीज होता है एंड इंक्रीज इन डिसऑर्डर इज कॉल्ड इंक्रीज इन एंट्रोपी। ये देखिएगा, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ऑर्डर फॉर्म में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन
हाईली ऑर्डर फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और जब हमने इसे वाटर में ऐड किया तो वाटर के मालिक्यूल्स ने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। अब हर सोडियम आयंस को भी वाटर के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है और क्लोराइड आयंस को भी वाटर के मालिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर solution formation of sodium chloride. When water molecules collide with sodium chloride, the formula units of salt are broken and ions start diffusing into solvent phase. जब वाटर के मालिक्यूल सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से कोलाइड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट ब्रेक होते हैं और ये जो सेपरेटेड आयंस हैं दे आर डिफ्यूज्ड इन द सॉल्वेंट फेज। इन दिस वे होमोजीनियस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। इन दिस वे homogeneous solution is formed with increase in entropy। इस पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब जो जो टाइम गुजरता जाएगा सल्यूट का क्रिस्टल साइज में डिक्रीज होता जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सल्यूट फेज विच अल्टीमेटली मर्ज विद सॉल्वेंट फेज एंड फॉर्म सॉल्यूशन फेज। सल्यूट एक और सॉल्वेंट डिफरेंट फेजेस हैं। सल्यूट की फेज और है, सॉल्वेंट की फेज और है। सल्यूट हमारा सॉलिड फेज में है और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है। जब आप सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये मिलकर एक और फेज बना देंगे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अलबत्ता ये हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फेज एक जैसी है, सल्यूट की फेज डिफरेंट है क्योंकि सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में है, अलबत्ता सल्यूट सॉलिड फेज में। अब ये सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का इतनी जल्दी कैसे बन गया? बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड आर कंपेरेबल इन साइज। वाटर के मॉलिक्यूल का साइज और सोडियम क्लोराइड के आयंस का साइज ये एक दूसरे के साथ कंपेरेबल है। तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड is formed quickly because sodium ions and chloride ions are comparable in size with water molecules। और कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड? दे आर आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अदर आयनिक सब्सटेंसेस इन वाटर। वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करें या कोई और आयनिक सब्सटेंस अगर वाटर में डिसॉल्व हो तो इट इज़ ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्सेस। सोडियम क्लोराइड की तरह ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया ये भी वाटर में क्विकली डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल का साइज भी वाटर के मॉलिक्यूल के साइज के साथ कंपेरेबल होता है।
Therefore, they also dissolve very quickly due to the same reason, because their molecules are comparable to water molecule in size. And when these substances are put in water, their molecules are isolated from solid phase and diffuse fast into solvent phase. जब इन सब्सटेंस को यानी जब ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया को भी वाटर में हम ऐड करते हैं और उसकी जेंटल स्टीरिंग करते हैं, तो ये सल्यूट सॉलिड फेज से सॉल्वेंट फेज में मिक्स हो जाते हैं और बड़ी जल्दी रैपिडली एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन फॉर्मेशन में हमने कहा था आयन डाइपोल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। अलबत्ता ये जो सब्सटेंस हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया या कोई और अगर कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड्स इन वाटर। ये बात थी नॉन पॉलीमेरिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे कि पॉलीमर्स का सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो जब भी हम पॉलीमर को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्विकली नहीं बनेगा, इट विल टेक सम टाइम, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पॉलीमर इज अ स्लो प्रोसेस। तो फिलहाल हम एक ऐसा सॉल्वेंट पॉलीमर कंसीडर करते हैं जो वाटर सॉल्युबल है। ज़रूरी नहीं कि हर पॉलीमर वाटर सॉल्युबल हो। अलबत्ता जो पॉलीमर हम कंसीडर कर रहे हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल, दैट इज वाटर सॉल्युबल, व्हेन वी ऐड दिस पॉलीमर इनटू वाटर देन very slow dissolution takes place. For quite some time nothing seem to happen. जब हम पॉलीविनाइल अल्कोहल को वाटर में डालते हैं और स्टीरिंग करते हैं तो कुछ देर के लिए हमें ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, यानी सॉल्यूशन बना ही नहीं है। सोडियम क्लोराइड के केस में, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया के केस में हमने कहा था कि जब हम सल्यूट को वाटर में ऐड करके थोड़ी सी स्टीरिंग करते हैं तो बड़ा रैपिडली सॉल्यूशन बन जाता है और वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि ये सल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है। लेकिन जब आप पॉलीमर को किसी सॉल्वेंट में ऐड करके स्टीरिंग करते हैं तो कुछ देर तो ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ, सल्यूट इटसेल्फ एज इट इज़ सॉल्वेंट में पड़ा हुआ है। चूँकि डिसोल्यूशन का प्रोसेस इतना स्लो है कि इट टेक्स सम टाइम, तो फॉर क्वाइट सम टाइम नथिंग सीम्स टू हैपन। अब होगा क्या कि पॉलीमर फ्रैगमेंट्स विद पैसेज ऑफ टाइम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पेनिट्रेट करते हैं पॉलीमर में और आहिस्ता आहिस्ता पॉलीमर के का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज में हम कहेंगे कि जेल बन गया है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड इज कॉल्ड जेल। तो पॉलीमर फ्रैगमेंट्स स्वेल स्लोली एंड इंक्रीज इन साइज। ये दो काम होते हैं। पहली बात, पॉलीमर सेगमेंट स्वेल स्लोली एंड देन इट इंक्रीज इन साइज। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्लोली पेनिट्रेट इनटू पॉलीमर बल्क and in this way a gel is formed and gradually polymer interaction become weaker and polymer solvent interaction becomes stronger। जब हम पॉलीमर को किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो कुछ देर तो कोई चेंज नहीं आती। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पॉलीमर में पेनिट्रेट करना शुरू करते हैं और पॉलीमर का साइज इंक्रीज होता है, उसकी स्वेलिंग होती है और जेल बन जाता है। विद पैसेज ऑफ टाइम पॉलीमर इंटरेक्शन वीकर होती जाएंगी और पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रांगर होती जाएंगी। इसके बरक्स नॉन पॉलीमर्स में ये प्रोसेस बड़ी तेज़ी से होता है। जब आप किसी नॉन पॉलीमेरिक कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं या किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बड़ा क्विकली अटैक करते हैं सल्यूट पर और
रैपिडली सल्यूट इंटरेक्शन ब्रेक हो जाती हैं और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इस्टेब्लिश हो जाती हैं। जबकि पॉलीमर के केस में ये सारा ही प्रोसेस बड़ा स्लो है। पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन स्लोली वीक होती है और पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्लोली इस्टेब्लिश होती है और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होती चली जाती है। अब चूंकि हमारा सल्यूट पॉलीमर है तो अब हम सल्यूट की जगह पॉलीमर का वर्ड यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि पॉलीमर का सॉल्यूशन इतना स्लोली क्यों बनता है और पॉलीमर के केस में पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन स्लोली वीक होती हैं और पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्लोली इस्टेब्लिश होती हैं? बिकॉज पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर मच लार्जर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। पॉलीमर के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मुकाबले में बहुत बड़े होते हैं। नॉन पॉलीमेरिक कंपाउंड के केस में हमने कहा था कि नॉन पॉलीमेरिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स या आयंस उनका साइज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ कंपेरेबल होता है, लेकिन पॉलीमर में ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है। पॉलीमर का साइज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से इसके साइज से बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रिपीट यूनिट्स। और दूसरी बात ये कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल एक्सटेंडेड चेन्स की फॉर्म में नहीं होते बल्कि क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं। यानी पॉलीमर के मॉलिक्यूल सीधी चेन्स की फॉर्म में नहीं होते बल्कि ये चेन्स क्वाइल्ड फॉर्म में होती हैं। ये देखिएगा, ये पॉलीमर कॉइल्स जी। तो पॉलीमर के मॉलिक्यूल एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं होते बल्कि इस तरह होते हैं, ये इस कॉइल्ड फॉर्म में। दीज आर कॉइल्ड फॉर्म। तो polymer molecules do not exist in form of extended chains but they exist in form of highly entangled intertwined tightly folded random coils। चार बातें हमने की हैं कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल कॉइल्स की फॉर्म में हैं और ये कॉइल हाईली इंटेंगल्ड होती हैं, यानी पॉलीमर चेन्स एक दूसरे के साथ उलझी हुई होती हैं, इंटरट्वाइंड एक दूसरे के साथ बल खाती हुई, टाइटली फोल्डेड रैंडम कॉइल्स, दे आर लाइक दिस। ये देखें, ये है पॉलीमर मॉलिक्यूल इन सॉलिड फॉर्म। जब हम इसे सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये इस फॉर्म में होती हैं। इसके बाद यानी इनिशियली पॉलीमर चेन्स इस तरह कॉइल फॉर्म में होती हैं। जब हम इसे सॉल्वेंट में पुट करते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब पेनिट्रेट करते हैं तो ये कॉइल्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होती हैं और ये पॉलीमर की चेन एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट स्टेप इन विच अ स्वॉलन जेल इज फॉर्म्ड, और इससे नेक्स्ट स्टेप में जाके ये चेन्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। अब सोल बन जाएगा। तो पॉलीमर के केस में पहले जेल बनेगा देन सोल बनेगा। अब पॉलीमर की चेन्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको इस तरह से इंटेंगल्ड फॉर्म में और टाइटली फोल्डेड फॉर्म में रखती हैं? दे आर इंडक्शन फोर्सेस एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। दो फोर्सेस, इंडक्शन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस। और अगर पोलर पॉलीमर हैं तो फिर डाइपोल फोर्सेस भी होंगी।
These forces provide strong intermolecular force between polymer chains. इसलिए चूंकि पॉलीमर की चेन्स में स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसलिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को कुछ टाइम चाहिए होता है पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए और पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रांग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन पॉलीमर चेन्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल take more time to establish attraction with polymer molecules. अब ये जो पॉलीमर की कॉइल्स हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हर चेन ने एक कॉइल बनाई हुई है, बल्कि एक कॉइल के अंदर बहुत सारी चेन्स हैं। ये देखिएगा, ये इस कॉइल के अंदर बहुत सारी पॉलीमर चेन्स हैं। तो ये एक डिफरेंस है पॉलीमर का और नॉन पॉलीमेरिक कंपाउंड का। अनदर डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड लो molecular mass compound is that in polymer individual molecular coils are not discrete and separate but are interpenetrating and entangled with each other. पॉलीमर की कॉइल में सेपरेट चेन्स नहीं होती, इस तरह नहीं होता कि हर चेन अलग अलग है, बल्कि ये तमाम चेन्स एक दूसरे के अंदर उलझी हुई होती हैं, इंटरपेनिट्रेटिंग होती हैं और इंटेंगल्ड होती हैं। अब पॉलीमर की कॉइल्स में जो पॉलीमर चेन्स हैं उनमें कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस, इंडक्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दीज आर द फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर कॉइल्स or between different segments of same coil. डिफरेंट पॉलीमर कॉइल्स के दरमियान और एक ही कॉइल के डिफरेंट सेगमेंट के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं: डिस्पर्शन फोर्सेस, इंडक्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बिकॉज ऑफ लार्ज साइज and coiled nature of polymer molecule and because of strong force of attraction between polymer chains, solvent molecule take more time to establish interaction with polymer molecule and to overcome force of attraction to release individual molecules या individual polymer chains. Individual polymer chains out of coil entanglement. तो ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंपलेस्ट पॉलीमर जिसमें लीनियर फ्लेक्सिबल चेन्स हैं, लीनियर चेन को हम इसलिए सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं क्योंकि अगर पॉलीमर के मॉलिक्यूल ब्रांच्ड हों तो फिर केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर हैविंग लीनियर फ्लेक्सिबल चेन। और यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि अगर क्रॉस लिंकिंग होगी तो फिर पॉलीमर किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। ये जो पॉलीमर का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली उन्हीं पॉलीमर्स का है जो लीनियर पॉलीमर्स हैं या ब्रांच्ड पॉलीमर हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या 3 डायमेंशनल पॉलीमर दे डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन एट ऑल। और ब्रांच्ड पॉलीमर का केस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंपलेस्ट केस है लीनियर पॉलीमर का, दैट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।